Hello and welcome to Amjad Academy. Today we are going to learn new point from our chapter of electromagnetic induction और क्लास 12th फिज़िक्स का 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं हम और उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज जो हम नया पॉइंट शुरू करेंगे उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। तो इस ट्रांसफॉर्मर का सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ट्रांसफॉर्मर किसको कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट। ये इसका डेफिनेशन है और ये सिर्फ एसी सर्किट एसी पावर सप्लाई पर काम करता है। तो यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मर को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज an electrical device which converts low voltage of high current into high voltage of low current ये इसका डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मर का। और जैसे हम सफ़र करते हैं, जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो बीच में रूरल एरियाज़ आते हैं, तो विलेजेस आते हैं, उसमें आप देखेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मर की लाइन एक के बाद एक रहती है। तो वहाँ पर आपने इस ट्रांसफॉर्मर को देखा होगा। अब ये लो वोल्टेज को, इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन इट कैन ऑल्सो डू द वाइस वर्सा। तो आगे मैं इसको और कंटिन्यूएशन में बोलूंगा एंड वाइस वर्सा मतलब इट विल कन्वर्ट हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट इनटू लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट। इसको बोलेंगे कि उल्टा भी पॉसिबल है। तो ये लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, लो एसी वोल्टेज, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये कन्वर्ट करता है हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यानी कि इनपुट एसी रहेगा तो आउटपुट भी एसी ही रहेगा। और इसका रिवर्स भी कर सकता है, आई होप दिस इज विजिबल। तो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और इसका उल्टा भी करता है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इंटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो यहां पर करंट का भी मुद्दा आएगा। जब लो वोल्टेज रहेगा तो देन इट विल हैव हाई करंट and here it will be converted into high voltage of low current। तो करंट के का प्राइस पे करते हुए ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और आपको ये मैं बोल दूं कि ये प्योरली एसी डिवाइस है, अल्टरनेटिंग करंट डिवाइस है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पर ही काम करता है। इनपुट भी आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज देना है और आउटपुट भी आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही मिलेगा। ओके, नाउ ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क्स। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, इसको हमने डिफाइन कर लिया। वीडियो पॉज करके आप इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना है आपने। तो मैं अगले पॉइंट पर लेकर जा रहा हूं कि इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, किस उसूल पर यह काम करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, इट इज बेस्ड ऑन, अगर एक लाइन में कहा जाए तो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ऑन द फिनोमिना ऑफ
mutual induction. The principle of working of a transformer is mutual induction. So what is mutual induction? We have learned this. आप इसके पिछले वीडियो में mutual induction क्या है उस ताल्लुक से जो वीडियो है वो आप रेफर करके समझ ले सकते हैं कि mutual induction क्या है. लेकिन in short I would like to tell you the definition. Mutual induction का definition on which this transformer works, on this principle it works. तो मैं ये कह सकता हूँ when there is changing flux in a coil, then EMF is induced in its neighboring coil. अब चूंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है? व्हेन देयर इज ए चेंजिंग फ्लक्स इन अ कॉइल देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट्स नेबरिंग कॉइल. मतलब आपको दो कॉइल की जरूरत रहेगी. एक कॉइल में आप फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. तो इस तरह से आपको दो कॉइल्स लगेंगे. एक कहलाएगा प्राइमरी कॉइल और दूसरा कहलाएगा सेकेंडरी कॉइल. तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाएगा अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा के, अल्टरनेटिंग करंट पास करवा के. वो चेंजिंग करंट इंड्यूस करेगा ईएमएफ उसके बाजू वाले कॉइल में. तो इस तरह से हमको कितने कॉइल लग रहे हैं? दो कॉइल लग रहे हैं. तो ये दो कॉइल्स जो है अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन पर लेकर जा रहा हूं. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. वीडियो पॉज करके आप इसका ये प्रिंसिपल लिख ले सकते हैं. ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ आवर चैप्टर. आई मीन ऑफ दिस पॉइंट. इसी पॉइंट का अगला सब पॉइंट वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर. कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर. यहां पर एक आयरन कोर लिया जाता है, आयरन कोर, और ये कोर का फ्रेम मैं यहां पर आपको फिगर ड्रॉ कर बता रहा हूं. ये फ्रेम है, आयरन कोर का फ्रेम है. इंसुलेटेड कॉपर प्लेट्स होते हैं ये फ्रेम है. इस फ्रेम पर ये फ्रेम है, इसको कोर भी बोलते हैं, आयरन कोर भी बोलते हैं. और यहां पर प्राइमरी कॉइल्स के टर्न्स लपेटे जाएंगे. ये प्राइमरी टर्न्स के लपेटे हैं. और इसी तरीके से यहां पर ये सेकेंडरी कॉइल के लपेटे हैं. सेकेंडरी कॉइल के लपेटे हैं. तो ये जो कॉइल है ये है प्राइमरी कॉइल. इसके ये पॉइंट्स है P1 P2. ये कोर है, आयरन कोर. और ये S1 S2 यानी कि सेकेंडरी कॉइल है. तो P1 P2 प्राइमरी कॉइल है और S1 S2 ये सेकेंडरी कॉइल है. और इस प्राइमरी कॉइल को हम इनपुट वोल्टेज देंगे तो ये रहेगा, इसको जाएगा इनपुट वोल्टेज, और यहां पर हमको मिलेगा आउटपुट वोल्टेज. तो ये दो कॉइल्स इस तरह से दो आर्म्स पर आयरन कोर के इसके ऊपर लपेटा गया है.
और ये प्राइमरी कॉइल कहलाएगा और ये सेकेंडरी कॉइल कहलाएगा। प्राइमरी कॉइल से हम जो वोल्टेज को हमको अप करना है या डाउन करना है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाना है या घटाना है, वो आप P1 P2 के अक्रॉस लगाएंगे। यानी कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ये AC वोल्टेज रहेगा और यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पर चेंजिंग करंट रहेगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से S1 S2 में EMF इंड्यूस्ड होगा और वो इंड्यूस्ड EMF एज आउटपुट हमको यहाँ पर मिलेगा और ये भी AC वोल्टेज ही रहेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ही रहेगा। तो कंस्ट्रक्शन में मेनली तीन पार्ट्स आयरन कोर, उसके ऊपर ये प्राइमरी के कॉइल्स लपेटे गए हैं और सेकेंडरी कॉइल्स के लपेटे गए हैं और P1 P2 से हम इनपुट वोल्टेज देंगे, S1 S2 से हम आउटपुट वोल्टेज हासिल करेंगे। ये है इसका कंस्ट्रक्शन। तो हमने डेफिनेशन देखा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और फिर हमने कंस्ट्रक्शन देखा, कंस्ट्रक्शन में उसके तीन मेन पार्ट्स, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। तो मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख सकता हूँ P1 P2 है प्राइमरी कॉइल। सिर्फ प्राइमरी भी नाम बोलने का यहाँ पर रिवाज है, सिर्फ प्राइमरी भी बोल देते हैं। S1 S2 को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी, सिर्फ सेकेंडरी भी बोलते हैं। और आयरन कोर इनपुट AC वोल्टेज और ये आउटपुट AC वोल्टेज, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। यहाँ पर कम एम्पलीट्यूड वाला रहा तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ाकर आउटपुट देगा और अगर ये हाई एम्पलीट्यूड रहा तो ये लो इनपुट आपको यहाँ पर देगा। ओके, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम जाते हैं इसके वर्किंग पर। Let's see the working of this transformer. तो हम यहां पर प्राइमरी कॉइल में IP करंट फ्लो होगा किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में और चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट रहेगा, इट विल go on becoming 0 to maximum, then maximum to 0 and then from 0 to negative maximum and negative maximum to 0। इस तरह से ये पूरी कंप्लीट साइकिल रहती है इसकी, ये कंप्लीट AC साइकिल रहेगी। तो IP करंट एक इंस्टेंटेनियस करंट, या आप बोल सकते हैं कि ये P1 P2 में का करंट, और इसमें जो फ्लक्स है वो फ्लक्स phi p है। चूंकि करंट चेंजिंग रहेगा तो फ्लक्स भी चेंजिंग रहेगा, तो phi p म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से S1 और S2 में EMF इंड्यूस्ड होगा। वो EMF जो इंड्यूस्ड होगा उस इंड्यूस्ड EMF को मैं बोलूंगा ES और चाहा तो phi s भी ले सकता हूं मैं, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल। लेकिन हम तकरीबन ये समझेंगे कि प्राइमरी कॉइल के जितने भी फ्लक्स हैं वो पूरे सेकेंडरी कॉइल को मिल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि phi p और phi s ये दोनों भी सेम है। अब जिस तरह से यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस के वजह से प्राइमरी कॉइल में भी EMF इंड्यूस्ड होगा, तो इसका EMF इंड्यूस्ड मैं ले लेता हूँ EP, और इसमें इंड्यूस्ड EMF की वजह से IS इतना करंट फ्लो होगा, IS करंट, जो कि आउटपुट करंट भी रहेगा और इसका आउटपुट वोल्टेज रहेगा ES। तो अब मैं यहां पर वर्किंग मैंने आपको समझा दिया कि वर्किंग क्या है। वर्किंग ये है कि व्हेन देयर इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन टू द प्राइमरी कॉइल, then due to mutual induction EMF is induced in the secondary coil, and the current given, the voltage given to the primary coil will be taken as input current and the output current we will obtain at the secondary coil. So now to learn the theory, अब मैं आपको इसकी theory बताऊंगा, theory of working. What is the theory? तो पहले ये टर्म्स आप समझ लीजिए। IP है इंड्यूस्ड करंट इन प्राइमरी कॉइल, phi p है फ्लक्स एसोसिएटेड विद प्राइमरी कॉइल, EP इज द बैक EMF और द इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी कॉइल, ES इज द इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल, phi s इज द फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल एंड IS इज द करंट इन द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल।
तो ये सारे टर्म्स के मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अब इनपुट के तरफ मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि NP इतने नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में और NS इतने नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी में। तो ये साइड है, इतनी साइड है इनपुट की साइड, ये इनपुट की साइड है और ये आउटपुट की साइड है। IP करंट इन द प्राइमरी, phi p flux in the primary coil, EP induced EMF in the primary coil, NP number of turns in primary coil, ES induced EMF in secondary coil, phi s flux associated with secondary coil, IS induced current in secondary, and NS is the number of turns in secondary. Now as per the electromagnetic induction phenomena, the EMF induced in the secondary coil ES will be equal to minus d phi s upon dt, d phi s upon dt। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक है, लेकिन चूंकि मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मुझे इसको n टाइम्स करना पड़ेगा। तो मैं इसको n टाइम्स पहले ही ले लेता हूं, यहां पर n टाइम्स phi s। So therefore induced EMF ES is equal to minus n, तो ns ले लेंगे इसको क्योंकि ये सेकेंडरी के टर्न्स, तो माइनस ns इंटू d phi s अपॉन dt। ये इक्वेशन मिल गया मुझे, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से प्राइमरी में जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, इंड्यूस्ड EMF, वो EP, देयरफॉर सिमिलरली इसी तरीके से सिमिलरली व्हाट विल बी EP इक्वल टू, EP विल बी इक्वल टू माइनस NP d phi p अपॉन dt, इक्वेशन 2। Now what I suppose that phi s is equal to phi p, suppose that phi s is equal to phi p, और इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2, we get so it will be ES is equal to ES upon EP। इसको दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम, इक्वेशन 1 और 2 को, ES ऊपर लिखे, EP नीचे है, तो माइनस NS इंटू phi d phi s अपॉन dt, phi s अपॉन dt अपॉन माइनस NP इंटू d phi p अपॉन dt। So minus n will get cancelled, and I am saying that phi s is equal to phi p. We have supposed it. So in that case, this will also be equal. So they will get cancelled, and hence I will get ES upon EP will be equal to minus cancel रह के बच जाएगा सिर्फ NS upon NP, माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगा। This I will call it as equation 3. So this is equation 3. Now let me take further, ये जो इक्वेशन आया है इक्वेशन 3, दिस इक्वेशन 3 is called as equation for transformer, Now let us relate the induced current in primary and the induced current in the secondary. For that I will take the equation of for an ideal transformer, output power will be equal to input power. Output power is equal to input power. I hope it is visible.
चौक का लिखा हुआ दिख रहा है। अवेश सर कैन हेल्प मी, इमरान सर कैन हेल्प मी। ओके, सो आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। अब पावर क्या होता है? करंट इंटू वोल्टेज, ईएमएफ इंटू करंट। तो आउटपुट में हमको क्या मिल रहा? सेकेंडरी में मिल रहा, तो सेकेंडरी का ईएमएफ ईएस और सेकेंडरी का करंट आईएस शुड बी इक्वल टू, ये आउटपुट पावर का इक्वेशन है। आउटपुट का ईएमएफ यानी कि सेकेंडरी का ईएमएफ और सेकेंडरी का करंट इज इक्वल टू इनपुट पावर ईपी और इनटू आईपी। Right? So now from this I will get therefore ES upon EP is equal to it will be IP upon IS. This is the relation between the current in primary and the current in secondary. This is another important equation. तो यहां पर आप देखेंगे ये इक्वेशन अहम है और ये इक्वेशन अहम है। इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया है कि आप इसको बोलते हैं इक्वेशन फॉर ट्रांसफॉर्मर। अब इसको अगर आप देखो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये NS अपॉन NP, ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर रेशियो या टर्न्स रेशियो। लिखिए, इसको लिखकर रख लीजिए आपके पास। द टर्म NS upon NP, this NS upon NP is called as टर्न्स रेशियो या फिर इसको ट्रांसफॉर्मर रेशियो भी बोलते हैं। यानी कि कंपल्सरीली आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ही लेना पड़ेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ये रेशियो ऐसे ही रखना है, इसको उल्टा नहीं कर सकते आप। NP अपॉन NS नहीं ले सकते आपको NS अपॉन NP ही लेना पड़ेगा। इस रेशियो को आप कहते हैं टर्न्स रेशियो या फिर और ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ओके, अब वापस से इस इक्वेशन पर आ जाइए। इस पर से मैं एक जनरल कंक्लूजन निकाल सकता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। तो आप ये देखेंगे कि ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। देखिए, यहां सेकेंडरी का ईएमएफ यहां पर है तो उसका करंट डिनोमिनेटर में है, यानी कि इनमें रिलेशन कैसा हुआ? इनवर्स हुआ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर आप यहां पर बोलेंगे ईएस तो मैं यहां लूंगा आईएस, अगर आप यहां बोलेंगे ईपी तो मैं यहां लूंगा आईपी। इसलिए जब हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफार्मर को तो हम ये कहते हैं कि इट्स एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट। करंट कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो उसके आउटपुट में वोल्टेज कम तो होगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा, या अगर ईएमएफ कम है और ज़्यादा करंट है तो आउटपुट में आपको ज़्यादा करंट तो मिलेगा, ज़्यादा ईएमएफ तो मिलेगा लेकिन करंट कम हो जाएगा। ओके, अब अगर आप इस इक्वेशन को भी नंबर दे दें, इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 और 4 को आप कंबाइन करेंगे तो इस पूरी थ्योरी का एक फाइनल इक्वेशन आपको मिल जाएगा। एक फाइनल इक्वेशन आपके सामने यहां पर आ जाएगा। वो फाइनल इक्वेशन मैं अब लिख रहा हूं यहां पर। व्हाट इज दैट? मैं कंबाइन कर रहा हूं फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। What is equation 3? It is ES upon EP, और 4 में भी ES upon EP कॉमन है, तो ES upon EP is equal to नंबर 3 से क्या मिला? NS upon NP is equal to करंट के बारे में IP upon IS। ये पूरी थ्योरी ऑफ वर्किंग आ गई इसके अंदर। इस इक्वेशन में पूरी थ्योरी ऑफ वर्किंग आ गई है। तो इस तरह से हमने जो है तो ट्रांसफार्मर को डिफाइन किया, हमने ट्रांसफार्मर को
का प्रिंसिपल पढ़ा, हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा, फिर हमने उसकी वर्किंग देखी और फिर हमने उसकी थ्योरी पढ़ी। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को भी, बेसिकली इक्वेशन 3 का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। अब यहाँ पर दो केसेस पॉसिबल है। केस वन ये है कि अगर मैं बोलूँ NS अपॉन NP यानी कि टर्न्स रेशियो ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब दैट इज NS इज ग्रेटर देन NP, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ज्यादा है और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कम है। तो इस वजह से मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि NS अपॉन NP ये रेशियो अगर 1 से ग्रेटर है तो देन इन दैट केस NS इज ग्रेटर देन NP। फिर व्हाट विल हैपन टू दिस, इट विल आल्सो बी ES अपॉन EP विल आल्सो बी ग्रेटर देन 1। So here I can say that therefore ES upon EP will also be greater than 1 and therefore I can say that ES is greater than EP, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा रहेगा और प्राइमरी AC वोल्टेज कम रहेगा। तो यानी कि प्राइमरी कम एम्पलीट्यूड वाला AC वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसने कन्वर्ट किया हाई एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, हाई एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट किया, यानी कि आउटपुट बढ़ गया, आउटपुट वोल्टेज बढ़ गया। और आउटपुट वोल्टेज जब बढ़ गया तो उसका कारण ये भी है। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो इस ट्रांसफॉर्मर को आप बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? यहां पर आउटपुट वोल्टेज सेकेंडरी में ज्यादा, प्राइमरी में कम, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज्यादा, प्राइमरी में कम, वो रहेगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और आखिरी केस टू NS अपॉन NP is less than 1, that is I can say that NS is less than NP, यानी कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में ज्यादा। सो देयरफॉर नाउ विद रिस्पेक्ट टू दिस ES अपॉन EP, क्योंकि यही रेशियो ES अपॉन EP भी है, विल ऑल्सो बी लेस देन 1 एंड hence ES will be less than EP. So in this way the secondary voltage will be less and primary voltage will be more. Such a transformer is called as step down transformer, step down transformer, step down transformer. So in this way we conclude the point of transformer in this video lecture. Please like and share this video and subscribe to our YouTube channel. If you have any comments, any difficulty, any problem, the comment box is open for you. उस comment box में आप आपके सवाल डाल सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और हमारा यहाँ पर EMI नाम का ये चैप्टर ख़त्म होगा। सिर्फ एक वीडियो मेरा रह गया कपलिंग का, वो कपलिंग का वीडियो डाल दूँगा तो ये हमारा चैप्टर इंशाल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगा।